हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज का जो वीडियो होने वाला है, इसमें जो सेकंड मॉडल पेपर है आज का, तो इसमें क्या है, यूनिट 1, 2, 3 जो सबके लिए कंपलसरी है। तो उन बच्चों के लिए जो जिन्होंने भी फॉर्म भरा होगा, तो सबके लिए कंपलसरी है, इसलिए ये टेस्ट लाया गया है। तो ये मॉडल पेपर 2 इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसमें पूरे 60 क्वेश्चन यानी फुल मॉक टेस्ट मान के चलो एक हिसाब से, क्योंकि वो 60 और 40 का रेशियो है ना, तो इसमें 60 क्वेश्चन मैंने पूरे रखे हैं। ठीक है, प्रत्येक यूनिट से 20 क्वेश्चन है। तो आप लोग भी ज़रूर देख लेना कि कैसे क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन अच्छे रहेंगे तो ज़रूर आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी क्वेश्चन कोई और आप लोगों का और भी फीडबैक रहेंगे तो वो भी ज़रूर देना। ठीक है, ताकि उससे क्या होता है ना कि एक मोटिवेट होता है और नेक्स्ट टाइम उसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाता है। ठीक है, बाकी जो भी नए व्यूवर होंगे ज़रूर आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। जिन लोगों ने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो वो ज़रूर ज्वाइन करना। वहाँ पे क्या होगा कि क्विज हो रही है, तो मैं सोच रहा, हाँ, हमारे पास जो बच्चे हैं वो तीनों ग्रुप के उसमें है ना। मैंने आज एक पोल डाला था, तो उसमें क्या है, उसमें इकोनॉमिक्स वाले भी हैं, उसमें कॉमर्स वाले भी हैं और एग्रीकल्चर वाले भी। एग्रीकल्चर का मैंने कल क्विज कराया था, उसमें कुछ क्वेश्चन रखे थे, मैं 10 से 12 क्वेश्चन जो भी रहेंगे। और आज मैं सोच रहा हूँ आज एक क्विज कराया जाएगा इनके इकोनॉमिक्स और कॉमर्स वालों के लिए, मिक्स क्विज कराया जाएगी, या फिर 10-10 क्वेश्चन का 20 क्वेश्चन 20 रहेंगे, तो उसमें कॉमर्स वालों के लिए भी रहेगा, कॉमर्स वालों का और इकोनॉमिक्स दोनों के लिए मैं क्विज कराऊंगा आज। तो आप लोग उसको अटेंड जरूर करना क्विज को। ठीक है, वो आप मेरे को जैसे ही टाइम मिलेगा मैं कर दूंगा। अगर मेरे को टाइम 7 8 मतलब 9 10 बजे के बीच में मिलेंगे तभी करूँगा, नहीं तो मैं 10 11 बजे भी उसे क्विज को कराऊंगा। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए किसी को। तो जब भी जो देखेगा वो ज़रूर अपना क्विज वहाँ पे अटेंड करना। बाकी आज का क्वेश्चन शुरू करेंगे। अब हमारा जैसे पहले क्वेश्चन है, मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन आप लोगों को दिखा देता हूँ। एक भाई ने सुझाव भी दिया था कि सर आप सारे क्वेश्चन मत पढ़ा करो, क्वेश्चन दिखाकर आंसर बता देना और उसका एक्सप्लेनेशन कर देना। तो मेरे को लग रहा है ये भी ठीक ही है। अगर उसने बोला है तो कोई सोच समझ कर बोल रहा होगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा क्वेश्चन आंसर भी पढ़ ले दो। कई बार क्या होता है ना, कोई लीड लगा के रखता है, मतलब कान में हेडफोन वगैरह लगा के रखता है और चलते चलते भी सुनता है, तो इसलिए ऑप्शन भी पढ़ना ज़रूरी है ना। तो हमारे जो पहले 20 क्वेश्चन रहेंगे ये रहेंगे भारतीय अर्थव्यवस्था से रिलेटेड रहेंगे। तो पहले 20 क्वेश्चन हैं, तो आप ज़रूर देखना, यूनिट 1 से हैं। जैसे इसमें कि भारत में हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था। ऑप्शन नंबर ए है शहरीकरण को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिकरण उत्पादन बढ़ाना, ऑप्शन नंबर सी है खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, और ऑप्शन नंबर डी है सेवा क्षेत्र का विस्तार। मैं 10 सेकंड तक रुकूंगा, आप लोग ज़रूर इसमें आंसर अपना गैस करना, उसके बाद मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगेगा तो उनको नोट करते रहना, नहीं लगेगा तो स्किप करके आगे बढ़ते रहना। ठीक है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना ही भारत में जो हरित क्रांति का उद्देश्य था। ये इसका मुख्य उद्देश्य यही था कि हम खाद्यान्न में क्या हो पाए, आत्मनिर्भर हो पाए। एक्चुअल में यह जो हरित क्रांति जो शुरू की गई थी 1960 के दशक के मध्य में की गई थी। ठीक है, और इसका जो मुख्य उद्देश्य था ये था उच्च उपज वाली किस्मों, यानी हाँ, उच्च उपज वाली किस्में हैं, जैसे HYV करते हैं ना, हाई यील्ड वैरायटी वाले किस्म के बीजों को इसमें प्रयोग किया गया था, ताकि हम खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बने। दूसरा बात, इसमें रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई के उपयोग पर भी ये आधारित थी। ठीक है, अगर मुख्यतः अगर हम बात करें तो जो हरित क्रांति थी ना, इसका मुख्य उद्देश्य था कि गेहूं और चावल के उत्पादन में क्या करना था, भारी वृद्धि हो जाए, वृद्धि करना था, इसीलिए हमने हरित क्रांति चलाई गई थी। एक क्वेश्चन आएगा कि भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है, तो MS स्वामीनाथन। और अगर क्वेश्चन नंबर ये आएगा कि विश्व लेवल पर यानी वर्ल्ड लेवल पर हरित क्रांति का जनक कौन है, तब आएगा आंसर नॉर्मन बोरलॉग। और जो ये क्रांति हुई थी, शुरू हुई थी विश्व में, ये हुई थी मॉस्को से, जहाँ तक मेरे को आइडिया है मॉस्को से राइट आंसर है। और 1960 के 60 में वहाँ शुरू हुई थी, 65-66 में भारत में इसे MS स्वामीनाथन ने शुरू कर दिया था। ठीक है दोस्तों, इतना ही ठीक है ना आज के लिए। तो ये इस हिसाब से थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन होती रहेगी, जिसको अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइए। मैंने हाईलाइटेड ही पॉइंट रखे हैं ताकि हर बच्चा इनको क्वेश्चन को कर पाए। अगर इधर से क्वेश्चन बनते हैं किसी भी प्रकार के तो आप लोग उसे छोड़ना मत। बस यही है आज का उद्देश्य। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, क्वेश्चन नंबर 2 होगा कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम नहीं शामिल नहीं है।
तो बताना है कि मानव विकास जो सूचकांक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, एसडीआई में निम्नलिखित में से कौन सा आयाम इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है यानी जीवन प्रत्याशा, ऑप्शन नंबर बी शिक्षा, ऑप्शन नंबर सी प्रति व्यक्ति आय, ऑप्शन नंबर डी होगा पर्यावरण गुणवत्ता। तो बिल्कुल इसके जो 3 आयाम होते हैं, जीवन प्रत्याशा होती है, शिक्षा होती है और प्रति व्यक्ति आय होती है, लेकिन जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है, ये इसका रॉन्ग आंसर हो जाएगा। यानी आज का इसका जो क्वेश्चन नंबर 2 का रॉन्ग आंसर है, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, ठीक है? हमने मतलब गलत बताना था इसमें। अब जो जीवन प्रत्याशा था, इसका क्या था कि यह जीवन प्रत्याशा जो था ना, स्वास्थ्य, जीवन प्रत्याशा क्या थी? स्वास्थ्य में, शिक्षा यानी ज्ञान और प्रति व्यक्ति आय यानी जो जीवन स्तर है, के आधार पर देशों का क्या करता है? रैंक करता है, देशों की रैंकिंग निकाली जाती है ना। इसका जो प्रतिपादक था ये थे पाकिस्तान के जो अर्थशास्त्री थे उनका नाम है महबूब उल हक, और जो उनका सहयोग किया था वो भारत के अर्थशास्त्री थे, कहेंगे तो अमर्त्य सेन यानी अमर्त्य सेन ने, ठीक है। अब बात करते हैं हम कि एसडीआई में जो भारत की रैंक है 2024-25 में वो है 130। अगर बोले क्वेश्चन आएगा 2023-24 का तो तब थी 134। अगर क्वेश्चन आएगा 2024-25 में तब थी 130। अब इसी से रिलेटेड एक आता है खुशहाली इंडेक्स, उसका भी क्वेश्चन, क्योंकि ये लग रहा मुझे आएंगे कहीं ना कहीं। और एक था हैप्पीनेस इंडेक्स, तो इसमें है अभी वर्तमान में 118 ही रैंक है। और दूसरा एक क्वेश्चन और था सतत विकास में, है ना, जिसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में उसमें भारत की रैंक कितनी है, तो उसमें है अभी 99। तो ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें भी याद रखते रहना। जो भी लोग नए आएंगे चैनल पे ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, आपसे इतना निवेदन है। थोड़ा सा चैनल को आप लोग अपनी तरफ से सपोर्ट ज़रूर करो, और हो सके तो थोड़ा और लोगों का भी इसमें और लोग भी इस चैनल को मतलब शेयर कर देना, ताकि और लोग भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ सके और रीचिंग पावर बढ़ सके, और लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके, है ना? तो यही हमारा भी मुख्य उद्देश्य है। बाकी आप लोगों से ऐसा कोई भी डिमांड नहीं है, बट आप एक चीज़ ज़रूर करना कि अगर कोई भी नया चैनल पे हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, और एक अच्छा-सा कमेंट भी ज़रूर कर देना। क्वेश्चन नंबर आज का 3 है, यानी भारत में मौद्रिक नीति का प्राथमिक उद्देश्य क्या था? ऑप्शन नंबर ए है सरकारी बजट को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर बी मूल्य स्थिरता बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना, ऑप्शन नंबर सी है केवल विदेशी मुद्रा दरों को नियंत्रित करना, ऑप्शन नंबर डी है कृषि उत्पादन बढ़ाना। तो यस, राइट आंसर हो जाएगा आज क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, आप लोग भी गेस करते रहना कौन सा आंसर सही है कौन सा गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी मूल्य स्थिरता बनाए रखना और विकास को बढ़ावा देना। क्या था? भारत में जो मौद्रिक नीति थी, मौद्रिक नीति समिति जो आई थी 2016 में आई थी, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन सकता है कि भारत में जो हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति का क्या करता है? निर्माण और कार्यान्वयन करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। और इसमें क्या होता है कि ये इसका जो प्राथमिक लक्ष्य होता है, ये उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई पर आधारित होती है। मुद्रास्फीति को लक्ष्य सीमित के भीतर ही को रखना है ना? ज़्यादा ऊपर नीचे भी ना हो। इसमें क्या-क्या आता है? मौद्रिक नीति में आती है जैसे रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है और सीआरआर आता है। इनको कंट्रोल करना होता है, ठीक है? एसएलआर हो गया, ये क्या है? मौद्रिक नीति है ना, मॉनेटरी पॉलिसी। और आज का इकोनॉमिक्स वालों सुन लो कि आप लोगों के लिए आज जो मुद्रा बैंकिंग से ही मैं एमसीक्यूज रखूंगा, इसमें 20 क्वेश्चन आपको रखूंगा मैं, है ना? तो सभी लोग इसे अटेंड करना, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का स्पेशल पार्ट में भी दे रखा है, तो आप लोग इसे ज़रूर करना, अटेंड करना। तो इसमें मैं ये सॉरी मुद्रा बैंकिंग से रिलेटेड आज का क्विज रखूंगा, इसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, तो सारे लोग अटेंड करने से। यहाँ पे तो एक दो ही क्वेश्चन है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन कर दूंगा। अब इसमें थोड़ा-सा बात आती है कि आरबीआई के बारे में आ रखा, तो थोड़ा आरबीआई के बारे में डिटेल बताते हैं कि जो आरबीआई की स्थापना हुई थी, ये 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। आरबीआई की स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई थी? तो 1934 एक्ट के तहत हुई थी। आरबीआई में जो यंग हिल्टन कमीशन की सिफारिश पर ही आरबीआई की स्थापना की गई थी। और एक और आता है कि आरबीआई का जो है राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो ये हुआ था 1 जनवरी 1949 को, ठीक है। बाकी आप लोगों को भी अच्छी खासी इसमें नॉलेज होगी, तो आप लोग कमेंट भी कर देना, और लोग भी इसे देख लेंगे। मैं इसे प्रीमियर चलाऊँगा, तो आप लोग सारे उसमें कमेंट करते रहना, तो आंसर सब लोग देखते रहेंगे, ठीक है। इसे 8-9 बजे के बीच में प्रीमियर रखेंगे, ताकि हर किसी को इसकी पहुँच मिल सके, ठीक है दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर आंसर का 4 है, नीति आयोग का गठन किस संस्था के स्थान पर किया गया था? ऑप्शन नंबर ए है वित्त आयोग, ऑप्शन नंबर बी योजना आयोग, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय विकास परिषद, ऑप्शन नंबर डी भारतीय रिजर्व बैंक। ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है, तो ज़रूर आप लोग इसका आंसर करेक्ट करेंगे। नीति आयोग का गठन बताना है किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना था। नीति आयोग बना था, इसकी स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को, ठीक है। और इसके जो अभी नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं, ये हैं सुमन बेरी। जो उपाध्यक्ष हैं वो हैं BVR सुब्रमण्यम। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। तो ये हैं अभी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष हैं। तो नीति आयोग का काम क्या होता है? यह भारत सरकार का थिंक टैंक है, ये है ना, जो नीतिगत और तकनीकी सलाह क्या करता है? प्रदान करता है। नीति आयोग अगर एक बात पूछेगा, वह क्वेश्चन में आएगी कि कौन सा इसका हमारा सिद्धांत क्या है, तो यह सहकारी संघवाद की भावना या हाँ, भावना को मतलब क्या होता है को बढ़ावा देता है, जिससे क्या होता है राज्यों की सक्रिय भागीदारी होती है, जिससे क्या हो जाती है राज्यों की सारे राज्य को मिला रखा होता है ना इसमें, सारे राज्य भी इसके वो होते हैं। तो क्या होता है कि भागीदारी होगी, पार्टिसिपेट होगा, तो क्या होगा अच्छा करने का हर किसी में वो रहेगा कि हमारे राज्य की अच्छा वो आएगी। एक आएगा इसमें क्वेश्चन है वित्त आयोग, है ना, वित्त आयोग से तो जैसे हमारे चैप्टर में है नहीं, लेकिन वित्त आयोग को देर का जैसे ये तो आर्टिकल 280 के बात है कि वित्त आयोग कौन में है ना, 280 है। उसके बाद ये कार्य राष्ट्रीय विकास परिषद, आप बताएंगे इसका स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी या 51 में हुई थी, बताओ जरा। भारत की विदेश व्यापार नीति 2023 का लक्ष्य किस वर्ष तक निर्यात को $2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है, यानी 2 ट्रिलियन तक पहुंचाना है? ऑप्शन नंबर ए 2025, ऑप्शन नंबर बी 2030, ऑप्शन नंबर सी 2035, ऑप्शन नंबर डी 2040। इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं रुकेंगे, ये 2-3 बार आ चुके क्वेश्चन। हाँ, तो क्वेश्चन इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी 2030 को हुई थी यह नीति, जो आई थी 1 अप्रैल 2023 को लागू हुई थी यह नीति। और इसका उद्देश्य था कि भारत को वैश्विक विनिर्माण और निर्यात केंद्र बनाना था इसका लक्ष्य, है ना, कि ताकि वैश्विक लेवल पर एक विनिर्माण मैन्युफैक्चरिंग वाला हो सके, निर्यात कर सके हम इन चीज़ों का। इस टाइप का इसका मुख्य लक्ष्य था इसका। इसमें क्या था कि रुपए में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को निपटाना और बढ़ावा देने पर भी जोर दिया गया था, ताकि हम क्या है रुपए में ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कर सके, यानी इंटरनेशनल ट्रेड हम रुपए में ही कर सके। अभी तक क्या होता है US डॉलर का यूज होता है ना, तो इसका लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 6 है आज का, राजकोषीय घाटा यानी फिस्कल डेफिसिट का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए, जब कुल जब कुल आय उसके कुल व्यय से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी, जब सरकार की कुल आय उसके कुल व्यय से कम होती है, उधार को छोड़कर। ऑप्शन नंबर सी, जब सरकार केवल ब्याज भुगतान के लिए उधार लेती है। ऑप्शन नंबर डी, जब सरकार का कुल ऋण बढ़ जाता है। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जब सरकार की कुल आय उसके कुल व्यय से कम होती है, उधार को छोड़कर। तो ये होता है राजकोषीय घाटा। अब बात करते हैं, यह सरकार की उधारी की आवश्यकता को दर्शाता है, मतलब ये क्या करता है सरकार की जितनी उधारी है उसको दर्शाता है। राजकोषीय नीति का जो संचालन होता है ये वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। तो उच्च राजकोषीय घाटा जो होता है ना, ये भविष्य के लिए भी क्या हो जाता है, बोझ बन जाता है, ठीक है। मतलब कि अब ज़्यादा ऋण लेंगे तो इस क्या होगा भविष्य के लिए, क्या होगा इसका ऋण सरकारों पर बोझ बनेगा। क्वेश्चन नंबर आज का 7वां है, अल्पकाल के दुष्चक्र की अवधारणा का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए, जब देश गरीब अमीर होते जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी है, जब कम आय, कम बचत, कम निवेश, कम उत्पादकता के कारण एक देश लगातार गरीब बना रहता है। ऑप्शन नंबर सी है, जब किसी देश में अमीर गरीबी के बीच असमानता बढ़ती है। ऑप्शन नंबर डी है, जब आर्थिक नीतियां लगातार बदलती रहती है। दोस्तों ये आप लोगों के कहने पे ही ये मैं क्वेश्चन लाया हूँ। वीडियो लंबी जाएगी तो आप लोग ज़रूर वीडियो में बने ही रहना, सारे लोग इसको देखना। फिर क्या होता है ना, मैं नेक्स्ट टाइम से इतना बड़ा वीडियो नहीं बनाऊंगा, 20-20 क्वेश्चन के 15-15 मिनट में ख़त्म।
तो आप लोगों की डिमांड थी इसलिए लाए मैं। तो ज़रूर आप लोगों को आज मैं देखूँगा इसे प्रीमियर पे रहेगा ये, तो मैं देखता रहता हूँ वहाँ पे कि कितने लोग इसमें बने रहते हैं, ठीक है? तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी जब कम आय जो होते हैं ना, कम बचत और कम निवेश और कम उत्पादकता के कारण एक देश जो है लगातार गरीब बना रहता है, ठीक है? अब इसमें बताते हैं, यह अवधारणा बताती है कि कैसे स्वयं को बनाए रखती है, ये है ना, कि कैसे कम है। तो जैसे कम बचत होगी तो क्या होगा, जैसे किसी व्यक्ति की क्या है, कम बचत है, तो वो क्या करेगा, निवेश भी क्या करेगा, कम करेगा। निवेश कम करेगा तो उसकी उत्पादकता भी कम होगी, और उत्पादकता कम होगी तो ये क्या होता है, उसकी आय भी कम होगी। तो इस चक्र को ही तोड़ने के लिए बाहरी हस्तक्षेप का को बड़े पैमाने पर निवेश करने की आवश्यकता होती है, और इसी को क्या कहा जाता है, दुष्चक्र, अल्प विकसित दुष्चक्र कहा जाता है, विकास दुष्चक्र कहा जाता है। और एक रैगनर साहब ने भी दुष्चक्र का जो बोला था ना, रैगनर नैक्से ने दुष्चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NNFSA भारत में किस वर्ष लागू किया गया है? ऑप्शन नंबर ए 2005, ऑप्शन नंबर बी 2010, ऑप्शन नंबर सी 2013, ऑप्शन नंबर डी 2016। तो गरीबी का दुष्चक्र किसने दिया था? रैगनर साहब ने दिया था। रैगनर नर्क से आता ना पूरा नाम। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आ गया, तो इसके बारे में ज़्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, सीधा बढ़ते हैं आगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 2013। इसके बारे में थोड़ी बात सुन लो। इसका एक उद्देश्य होता है लोगों को सस्ती कीमत पर पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण भोजन तथा पहुँच सुनिश्चित करके खाद्य और पोषण सुरक्षा प्रदान करना होता है। यह अधिनियम जो था, इसका यह लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत है, यानी TPDS बोलते हैं इसको, हाँ, के माध्यम से ग्रामीण आबादी के लिए जो 75% और शहरी आबादी को 50% कवर करता है। यह कार्य, यह क्या है, भारत में खाद्य को कानूनी अधिकार का दर्जा देता है। आज भी हमारे यहाँ पे देखा होगा आप लोगों ने, जो सरकारी राशन की दुकानें होती हैं, ये इसी के तहत आती है। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की सिफारिश भारत में कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन नंबर ए भारतीय कृषि परिषद ISAR, ऑप्शन नंबर बी भारतीय खाद्य निगम, ऑप्शन नंबर डी CACP, ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा कृषि मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 9 है आज का, सभी लोग आंसर भी करते रहेंगे दोस्तों। और जो लोग नए बनेंगे वीडियो में, तो ज़रूर आप लोग सब्सक्राइब भी करता रहना और लाइक कर देना दोस्तों, उससे मोटिवेट मिलता है। आप लोगों समझ सकते हो कि इसमें बहुत मेहनत लगती है, कोई भी क्वेश्चन ढूंढने में, उसको सही से फॉरवर्ड करने में, और उसे डिज़ाइन करने में, उसका PPT बनाने में। तो आप लोगों को से इतना ही सहयोग है कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, और लोगों से भी सब्सक्राइब को ज़रूर करवा देना, ताकि थोड़ा बहुत चैनल आगे बढ़ जाए। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कृषि लागत और मूल्य आयोग इसकी सिफारिश करता है MSP की। जो CACP होता है ना, इस कृषि मंत्रालय का एक संलग्न कार्यालय है, और यह 22 अनिवार्य फसलों और गन्ने के लिए MSP की सिफारिश करता है। तो 22 तो फसलें हैं, और एक क्या है, गन्ना है, गन्ने के लिए MSP सिफारिश करता है। MSP का जो उद्देश्य होता है, किसानों को बाजार के उतार चढ़ाव से बचाव, और उन्हें एक निश्चित आय, यानी एक किसी भी चीज़ का एक निश्चित आय मिल पाए, तो इसके लिए MSP लागू की जाती है ना, ताकि अगर कोई उनका सामान नहीं भी खरीदता है, तो एक निश्चित जो दर होती है, सपोज दैट अभी गेहूँ की एक मान चलते हैं कि गेहूँ की अभी जो प्रति कुंटल है वो 2600 रुपये है। तो किसान चाहे तो इससे ऊपर बेच सकता है, लेकिन अगर कोई नहीं बेचेगा तो सरकार उसको कितने, एक जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उस पे सरकार खरीदेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आज का 10वां है, यानी सूक्ष्म एवं लघु मध्यम MSME क्षेत्र क्षेत्र की परिभाषा किस मानदंड के आधार पर की जाती है? ऑप्शन नंबर ए केवल कर्मचारी संख्या, ऑप्शन नंबर बी केवल उत्पादित वस्तुओं की मात्रा, ऑप्शन नंबर सी संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा वार्षिक टर्नओवर, ऑप्शन नंबर डी केवल क्षेत्र। सारे लोग जो भी हैं, हमारे प्ले लिस्ट बन चुकी है एक, तो उन क्वेश्चन मतलब पेपर से पहले ज़रूर उन सारे को एक बार विजिट करके, सारे लोग उसे चाहे 2x में देखना, लेकिन ज़रूर उसको देख के जाना, क्योंकि कुछ ना कुछ तो वहाँ से भी क्वेश्चन आएंगे मेरे को लग रहा है। क्योंकि अगर बनाई तो हमने पूरे इसी के बेस पे ही, आप देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक तो UPSSC का कोई पता नहीं चलता कि वो कैसे क्वेश्चन बनाता। नंबर दूसरी बात, ADO के इससे पहले जो भी पेपर हुए थे, इस फॉर्मेट में कोई पेपर नहीं है कि वीडियो का पेपर कैसा है। जो पहले वाला पेपर था वो बिल्कुल नॉर्मल है, उसमें GK GS सब कुछ है उसमें, मतलब GK टाइप की है उसमें।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी है, यानी संयंत्र और मशीनरी में निवेश तथा वार्षिक टर्नओवर। ठीक है, जो भारत में जो 2020 में इसकी क्या एमएसएमई की क्या परिभाषित किया गया था। और एमएसएमई जो है ना क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार सृजन और औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। यह क्षेत्रीय असंतुलन को भी कम करने में मदद करता है, तो इसलिए भी एमएसपी लाया गया था। एमएसपी का एक बार जरूर देख लेना कि निवेश अभी कितना है, यानी माइक्रो में कितना है, इसका टर्नओवर कितना है। और जैसे उसमें एमएस मतलब माइक्रो में अभी जो है वो 2.5 है उसका निवेश, लेकिन टर्नओवर कितना है उसमें 10 करोड़ के आसपास है। और उसी में 25 है तो उसमें 100 करोड़ है, और उसमें 125 है तो 500 करोड़ ऐसा है। तो आप लोग भी इसको ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी 12 क्वेश्चन है आज का। मेक इन इंडिया पहल का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए भारत से विनिर्माण को विदेश ले जाना। ऑप्शन नंबर बी एमएनसी को भारत में विनिर्माण और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन नंबर सी है केवल घरेलू कंपनी को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर डी है केवल सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देना। तो दोस्तों राइट इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी भारत में विनिर्माण और निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, यह क्या होता है, एमएनसी की जो पहल की गई थी 2014 से शुरू की गई थी। और इसका उद्देश्य था कि भारत को वैश्विक विनिर्माण, नहीं 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 सॉरी, ये एमएनसी कोई और सी था। जो मेक इन इंडिया की बात बोल रहा हूँ मैं। मेक इन इंडिया का क्या था कि एम हाँ सही है, मेक इन इंडिया ये 2014 में शुरू किया था, यानी 25 सितंबर 2014। ये क्या है इसका राइट आंसर आप एक बार जरूर देखना कि ये योजना कब शुरू की गई थी। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाना, यह रोजगार सृजन और कौशल विकास में इसका मुख्य भागीदारी थी, ताकि ये आगे बढ़ सके, है ना। कौशल देना, रोजगार सृजन करना, ये मेक इन इंडिया था, है ना। इसका लक्ष्य ये था कि अपने देश के लोग इसमें मतलब क्या है, अपना देश सामान खुद बनाए अपने देश में, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके और निवेश बढ़ सके। हम अभी तक क्या करते हैं, आयात ज़्यादा करते हैं, लेकिन निर्यात क्या है, कम है। तो इसी के तहत इसका अभी हम लोग चीन से बहुत सारे सामान खरीदते हैं ना। क्वेश्चन नंबर आज का सातवां है, या सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 है आज का। साक्षरता दर यानी लिटरेसी रेट को मापने के लिए भारत में आमतौर पर किस आयु वर्ग को शामिल किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए 0 से 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी 7 वर्ष और उससे ऊपर। ऑप्शन नंबर सी 15 वर्ष और उससे ऊपर। ऑप्शन नंबर डी 25 वर्ष। को लग रहा है बहुत टाइम लगेगा, जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी 7 वर्ष और उससे ऊपर होता है। तो क्या होता है कि 7 वर्ष से ऊपर साक्षरता क्या होती है कि 7 वर्ष और उससे अधिक आयु का जब कोई भी व्यक्ति है ना किसी भी भाषा में पढ़ या लिख सकता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, साक्षर मानते हैं। ठीक है, साक्षरता दर मानव संसाधन विकास का एक महत्वपूर्ण संकेत भी है। भारत में जो साक्षरता दर में लगातार वृद्धि हुई है, लेकिन लिंग और क्षेत्रीय असमानताएं अभी भी मौजूद हैं, है ना। आप बताएंगे कि भारत की अभी साक्षरता दर कितनी है और लिटरेसी रेट वैसे इस, और दूसरा ये बताएंगे उत्तराखंड की साक्षरता कितनी है। क्वेश्चन नंबर आज का 14 होगा। उत्तराखंड बजट 2023-24 का मुख्य थीम क्या था? ऑप्शन नंबर ए केवल औद्योगिक विकास। ऑप्शन नंबर बी सबका साथ सबका विकास सबका प्रयास। ऑप्शन नंबर सी पर्यावरण संरक्षण। ऑप्शन नंबर डी केवल पर्यटन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग सभी आंसर करेंगे। बिल्कुल, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2023-24 का था, इसका था कि सबका साथ सबका विकास और सबका प्रयास इसमें थीम थी। ठीक है, ये 15 मार्च यह बजट जो शुरू हुआ था, मतलब बजट आया था, ये 15 मार्च 2023 को भारत के जो उस वो सॉरी उत्तराखंड के जो उसमें कौन थे, वित्त मंत्री थे प्रेमचंद अग्रवाल, इन्होंने पेश किया था। तो बजट कब पेश किया गया, तो ये किया गया था 15 मार्च 2023 को। ठीक है, इसका मुख्य उद्देश्य था उत्तराखंड को देश का अग्रणी राज्य बनाना। बजट में रोजगार, निवेश और पर्यटन पर भी विशेष ध्यान दिया गया था। क्वेश्चन नंबर आज का 15 है, यानी विश्व व्यापार संगठन डब्ल्यूटीओ का मोस्ट फेवर्ड नेशन सिद्धांत किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए है सैन्य संगठन। ऑप्शन नंबर बी है व्यापार में गैर भेदभाव। ऑप्शन नंबर सी है विदेशी सहायता। ऑप्शन नंबर डी है सांस्कृतिक आदान प्रदान।
तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी व्यापार में गैर भेदभाव। ये क्या होता है? MFN जो है ना, ये WTO के मूल सिद्धांत में से एक है। इसका अर्थ होता है यदि कोई देश किसी एक व्यापार या भागीदार को कोई विशेष व्यापार लाभ देता है तो उसे क्या होगा, वही लाभ अन्य WTO के सदस्यों को भी देना पड़ेगा। यह सिद्धांत विश्व व्यापार में क्या होता है, समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का है, क्वेश्चन नंबर 16 है। सभी लोग आप देखते भी रहना, तब तक आंसर है ना मैं पढ़ता हूँ, तब तक आप लोग आंसर भी देखना। बफर स्टॉक जो होता है का मुख्य मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल निर्यात के लिए, कृषि उत्पाद का भंडारण, ऑप्शन नंबर बी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाजार की कीमत को स्थिर करना, ऑप्शन नंबर सी होगा केवल निजी व्यापारियों द्वारा भंडारण, ऑप्शन नंबर डी है कृषि उत्पादों का विनाश करना। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप सभी लोग बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना और बाजार की कीमत को स्थिर करना। जो भारतीय खाद्य निगम है सरकार की ओर से क्या है, बफर स्टॉक का क्या करता है, ये प्रबंधन करता है, मैनेजमेंट करता है, मतलब मैनेज करता है। यह प्राकृतिक आपदाओं या फसल खराब होने की स्थिति में खाद्यान्न को आपूर्ति सुनिश्चित करता है। जैसे कभी इमरजेंसी पड़ गई, कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, फसल खराब हो गया, तो ये क्या करता है, खाद्यान्न की आपूर्ति सुनिश्चित करता है। यह आवश्यक वस्तुओं की कीमत को नियंत्रित करने में भी क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर आज का 17 है, हस्तशिल्प और हथकरघा जैसे कुटीर उद्योगों का भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है? ऑप्शन नंबर ए है, ये अप्रचलित उद्योगों का उद्योग हैं जिनका कोई महत्व महत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर बी है, ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन सृजन और स्थानीय कलाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ऑप्शन नंबर सी है, ये केवल शहरी बाजारों को सेवाएं प्रदान करते हैं। ऑप्शन नंबर डी है, ये केवल निर्यात पर केंद्रित हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ये ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और स्थानीय कलाओं के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुटीर उद्योग कम पूंजी निवेश और स्थानीय कच्चे कच्चे माल पर आधारित होते हैं। ये महिलाओं और कमजोर वर्गों के लिए आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। ये पारंपरिक जो कौशल है, सांस्कृतिक विरासत को बनाए रखने में भी मदद करते हैं। क्वेश्चन नंबर आज का 18 है, भारत में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पारंपरिक ऊर्जा संसाधन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है पेट्रोलियम, ऑप्शन नंबर बी है प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर सी है कोयला, ऑप्शन नंबर डी है यूरेनियम। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी कोयला कोयला था सबसे पारंपरिक है जो, यानी कोयला भारत में बिजली उत्पादन का प्राथमिक जो स्रोत है। भारत जो है ना विश्व में कोयले का चौथा स्थान है, चौथा सबसे बड़ा क्या है, उत्पादक भी है भारत। ठीक है, हालांकि इसके पर्यावरणीय प्रभाव जो है ना, प्रदूषण को एक बहुत बड़ी चिंता की विषय है। प्रदूषण यानी पर्यावरण को ये क्या है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर आज का 19 है, सतत विकास सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा का अर्थ क्या है? ऑप्शन नंबर ए है केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करना, ऑप्शन नंबर बी है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना आर्थिक वृद्धि प्राप्त करना, ऑप्शन नंबर सी है वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भविष्य की पीढ़ियों की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौते के बिना पूरा करना, ऑप्शन नंबर डी है केवल आर्थिक वृद्धि ही पर ध्यान केंद्रित करना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को भविष्य की पीढ़ी की अपनी जरूरतों को पूरा करने की क्षमता से समझौता के बिना ही पूरा करना। ये है भाई पूरी परिभाषा ये आ गई सतत विकास की। ठीक है, यह अवधारणा जो है ना, ये ब्रेटलैंड की एक रिपोर्ट आती है ना, आवर कॉमन फ्यूचर द्वारा ये लोकप्रिय हुई है। यह पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक असमानता, आर्थिक दक्षता के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। एसडीजी जो है सतत विकास लक्ष्य जो है इसके प्रमुख उदाहरण भी हैं। जैसे अभी यहाँ पे 2015 से लेकर 2030 तक इसके 17 लक्ष्य हैं, ये गोल हैं सतत विकास के। सतत विकास में भारत की रैंक 99 है। तो जो बताएंगे कोई बताएंगे कि कितने गोल हैं, और पहला गोल क्या है ना? जैसे गरीबी है, नो पॉवर्टी है। जैसे दूसरा है हंगर, मतलब क्या भुखमरी को कम करना है। इसी तरह तीसरा चौथा है शिक्षा है,
स्वास्थ्य है, उसके बाद क्या है लैंगिक असमानता है ना, इसको भी दूर करना। इस टाइप के 17 गोल हैं, इनको भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर आज का 20 है, यानी उत्तराखंड के सकल राज्य घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है? ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन नंबर सी सेवा क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी खनन क्षेत्र। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी सेवा क्षेत्र। भारत के अधिकांश राज्यों की तरह उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में भी सेवा क्षेत्र का प्रभुत्व है। पर्यटन, व्यापार, परिवहन और होटल जैसे उप क्षेत्रों सेवा क्षेत्र के महत्वपूर्ण क्या है इसमें योगदान है। तो सेवा क्षेत्र में क्या क्या आ जाता है, पर्यटन आ जाता है, व्यापार आ जाता है, परिवहन आ जाता है, होटल आ जाते हैं। तो यही उत्तराखंड की जो अर्थव्यवस्था की एक प्रमुख स्रोत भी है। यह क्योंकि इनसे सबसे ज़्यादा क्या हो जाती है, इनकम जनरेट होती है, उत्तराखंड सरकार को मिलती है, उत्तराखंड के लोगों को क्या मिलता है, इससे रोज़गार मिलता है ना। तो दोस्तों ये थे हमारे 20 क्वेश्चन, अभी हमने कंप्लीट किए इकाई 1 के यानी यूनिट 1 के, और अब आएंगे हम शुरू करेंगे यूनिट 2 शुरू करेंगे। जो लोग चैनल पर नए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और ज़रूर एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना दोस्तों, ताकि मोटिवेट भी होता रहेगा। क्वेश्चन नंबर इकाई 2 के हैं आज क्वेश्चन। इकाई 2 में क्या करेंगे, यानी यूनिट 2 में सांख्यिकी से रहेंगे और कंप्यूटर से क्वेश्चन रहेंगे। क्वेश्चन नंबर ए है, क्वेश्चन नंबर 21 है, यानी सांख्यिकी का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए केवल गणितीय समीकरणों को हल करना, ऑप्शन नंबर बी डेटा का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति, ऑप्शन नंबर सी है साहित्यिक कृतियों का मूल्यांकन करना, ऑप्शन नंबर डी है कला के नए रूपों का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर सभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी डेटा का संग्रह, विश्लेषण, व्याख्या और प्रस्तुति, है ना। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा कि व्याख्या करना होता है। अब बात करते हैं हम सांख्यिकी जो है, सांख्यिकी डेटा को संबंधित एक विज्ञान है। तो सांख्यिकी क्या है, सांख्यिकी जो है संख्यात्मक डेटा से संबंधित एक क्या है विज्ञान है। यह जटिल डेटा को समझने और निर्णय लेने में क्या करता है, मदद करता है। यह भविष्यवाणी करने और रुझानों की पहचान करने में भी उपयोगी होता है। क्वेश्चन नंबर आज का है हमारा 22वां, यानी डेटा सेट 5 7 7 8 8 8 इस टाइप के दिए गए हैं का बहुलक बताना है। तो बताइए आप इसमें से बहुलक। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी 8, ऑप्शन नंबर 9, ऑप्शन नंबर सी 9, ऑप्शन नंबर डी 10, कौन सा होगा? तो ये डेटा सेट जो दिए गए इनमें बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या होता है कि जो सबसे अधिक बार आता है उसे ही क्या कहते हैं, हम बहुलक कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 8। अगर इसमें सबसे ज़्यादा बार दिख रहा है तो यही इसका क्या है, बहुलक है ना। इस ऐसे मान के चलो, क्योंकि बहुलक का मान होता है जो किसी डेटा सेट में सबसे अधिक बार आता है। यह केंद्रीय और प्रवृत्ति का एक मार्क भी होता है। एक डेटा सेट में एक से अधिक बहुलक भी हो सकते हैं। अगर सपोज 8 भी 4 बार आ रहा, 8 भी 3 बार आ रखा और 7 भी 3 होता तो 2 बहुलक बन जाते इसमें। प्राथमिक आंकड़े क्या होते हैं? ऑप्शन नंबर ए वे आंकड़े जो पहले से ही प्रकाशित स्रोतों से उपलब्ध होते हैं, ऑप्शन नंबर बी वे आंकड़े जो पहली बार किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा सीधे एकत्र किए जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी वे आंकड़े जो कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न होते हैं, ऑप्शन नंबर डी वे आंकड़े जो किसी अन्य देश से आयात किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वे आंकड़े जो पहली बार किसी अनुसंधानकर्ता द्वारा सीधे एकत्रित किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, प्राथमिक आंकड़े कहते हैं। वे जैसे कैसे वे होते हैं, ये विशिष्ट अनुसंधान उद्देश्यों के लिए एकत्रित किए जाते हैं। सर्वेक्षण हो जाता है, साक्षात्कार है, प्रयोग, साक्षात्कार और प्रयोग, ये क्या है, प्राथमिक डेटा सेट है, डेटा का उदाहरण है। ठीक है, ये अधिक विश्वसनीय होते हैं, सटीक होते हैं, लेकिन एकत्र एकत्र करने में भी क्या लगता है, इनमें समय लगता है और लागत भी ज़्यादा लगती है। क्वेश्चन नंबर आज का 24वां है, यानी यादृच्छिक प्रतिचयन यानी रैंडम सैम्पलिंग का अर्थ क्या है? ऑप्शन ये आप लोग देखिए, इसमें बताइए कौन सा होगा। ये 4 ऑप्शन है, एक आंसर चूज़ करना है आपने। ये मैंने 4 ऑप्शन दिखा दिए आपको। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, यानी जनसांख्यिकी, यानी जनसंख्या की जो प्रत्येक इकाई को नमूने में चुने जाने की समान स्वतंत्र संभावनाएं होती हैं, संभावना होती है। यह संभवतः क्या होता है, प्रतिचयन का एक प्रकार है। ठीक है, यह सुनिश्चित करता है कि नमूना पूरी जनसंख्या का प्रतिनिधित्व हो। यह पूर्वग्रह को कम करने में भी क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर आज का 25वां है। क्वेश्चन नंबर 25वां।
क्वेश्चन नंबर 25वां है यानी पाई चार्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दो अलग अलग डेटा सेट की तुलना करना। ऑप्शन नंबर बी, कुल विभिन्न घटकों के अनुपात या प्रतिशत को दर्शाना। ऑप्शन नंबर सी, समय के साथ प्रवृत्ति दिखाना। ऑप्शन नंबर डी, डेटा के फैलाव को मापना। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी कुल विभिन्न घटकों के अनुपात या प्रतिशत को दर्शाना होता है। यह ये क्या होता है? गोलाकार ग्राफ होता है जिसमें क्या होता है, वृत्त और खंडों को विभाजित किया जाता है। मतलब मैं एक बार बता ही देता हूँ कि जो पाई चार्ट होता है ना, पाई चार्ट, तो ये ऐसा होता है ना, तुमने देखा होंगे तो ऐसे ऐसे यहाँ पे जो अलग अलग हमने विभिन्न घटकों के अनुपात को यहाँ पे क्या करते हैं, प्रतिशत को दर्शाने के लिए भी कार्य किया जाता है। तो ये होता है हमारा क्या हम बोलते हैं पाई चार्ट। ठीक है, तो ये क्या करता है, प्रत्येक खंड का आकार और घटक को सापेक्ष मूल्यों के अनुपात में होता है। यह केवल सीमित संख्या और श्रेणियों के लिए भी सबसे प्रभावी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है आज का 26वां। दोस्तों आप पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, यदि एक डेटा सेट दाईं ओर तिरछा है तो अंक गणितीय माध्य यानी अर्थमेटिकल अर्थमेटिक मीन और माध्यिका यानी मीडियन और बहुलक यानी मोड के बीच क्या संबंध होगा? तो आप बताना कौन सा आंसर इसमें सही होगा। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा। ए एम ग्रेटर देन मीडियन हो जाता है और मीडियन ग्रेटर देन मोड हो जाता है। मोड मोड है ना, तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो दाईं और तिरछे वितरण में होते हैं वो अधिकांश डेटा बाईं ओर केंद्रित होता है। एक क्या होता है, ये लंबी पूंछ दाईं ओर फैली होती है जिसमें क्या होता है, बड़े मान होते हैं और औसत बड़े मानों से खींच लिया जाता है, जिससे यह माध्यिका बहुलक से बड़ा हुआ हो जाता है। माध्यिका जो है ना, क्या है, बहुलक से बड़ा है। क्वेश्चन नंबर आज का 27वां है, यानी सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन को इफिशिएंट का मान किसके बीच होता है? ऑप्शन नंबर ए 0 1, ऑप्शन नंबर बी -1 से 0, ऑप्शन नंबर सी -1 से +1, ऑप्शन नंबर डी अनंत। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, -1 से +1 होता है। यह दो चरों के बीच रैखिक संबंध और शक्ति और दिशा को मापता है। +1 जो होता है ना, पूर्ण सकारात्मक संबंध दर्शाता है और -1 जो है पूर्ण नकारात्मक संबंध दर्शाता है। 0 का अर्थ होता है कि कोई भी रैखिक संबंध इनके बीच में नहीं है, कोरिलेशन कोएफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर आज का 28वां है, यानी भारत में राष्ट्रीय आय के अनुमान तैयार करने के लिए कौन सी केंद्रीय संगठन जिम्मेदार है? ऑप्शन नंबर ए आरबीआई, ऑप्शन नंबर बी नीति आयोग, ऑप्शन नंबर सी एनएसओ, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्रालय। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ। एनएसओ क्या होता है? सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन और मंत्रालय जो एमओएसपी के तहत ही आता है। यह पहले क्या था ना, ये जो एनएसओ था इसका जो पहला नाम था सीएसओ था, और एक और नाम था जिसको राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण भी बोलते हैं यानी एनएसएसओ था। जब इन दोनों का विलय किया गया तो तब बनाया गया एनएसओ यानी 2019 में, और यह विभिन्न मैक्रो इकोनॉमिक आंकड़े और सर्वेक्षण रिपोर्ट भी प्रकाशित करता है। क्वेश्चन नंबर आज का 29वां हो जाएगा, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इनपुट डिवाइस बताना है दोस्तों, इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस इसमें से कौन सा नहीं है? सॉरी, एक इनपुट डिवाइस इसमें से नहीं है, तीन तो इनपुट हैं, एक नहीं है। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, यानी प्रिंटर। प्रिंटर क्या है? एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बाकी कीबोर्ड, प्रिंटर, माउस और स्कैनर, यानी कीबोर्ड, माउस और स्कैनर क्या है? इनपुट हैं। इनपुट डिवाइस क्या होता है? कंप्यूटर को डेटा या निर्देश भेजने के लिए उपयोग किया जाता है, जैसे कीबोर्ड हो जाता है, माउस होता है, माइक्रोफोन होता है। लेकिन आउटपुट डिवाइस में क्या क्या आ जाते हैं? मॉनिटर होगा, प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया, ये क्या है? आउटपुट डिवाइस है ना। प्रिंटर ये क्या है? हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। क्वेश्चन नंबर आज का 30वां है, रैंडम यानी रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी की एक प्रमुख विशेषता है, क्या है बताना है। क्वेश्चन नंबर ए है, यह अस्थिर यानी नॉन वॉलेटाइल होती है। ऑप्शन नंबर बी, यह डेटा स्थायी रूप से स्टोर करती है। ऑप्शन नंबर सी, यह अस्थिर वोलेटाइल होती है यानी बिजली बंद होने पर डेटा खो जाता है। ऑप्शन नंबर डी, यह सीपीयू द्वारा सीधे एक्सेस नहीं की जा सकती है।
बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। यह अस्थिर है यानी वॉलेटाइल होती है, यह यानी यह बिजली, जैसी बिजली चली जाती है ना तो रैम का डेटा सेट भी क्या होता है, उड़ जाता है, यानी ये बंद होते ही ये भी चला जाता है। ठीक है, खोज मतलब इसमें जितना भी कुछ हमने लिखा रहेगा ये भी चला जाता है। रैम एक क्या होता है ना, कंप्यूटर की कार्यशील मेमोरी है, जो जहाँ पे क्या होता है ओएस, यानी ओएस और एप्लीकेशन वर्तमान में उपयोग किए जा सकते हैं और डेटा संग्रहित होते हैं। यह बहुत तेज़ होते हैं और सीपीयू सीधे एक्सेस की जाती है, सीपीयू से क्या किया जाता है, सीपीयू द्वारा इसमें सीधे एक्सेस किया जाता है। रैम की कमी से कंप्यूटर क्या हो जाता है, धीमा भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का 31वां है, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है। 4 ऑप्शन है, आप लोग देखिएगा और बताना। मेरे को लग रहा है आज बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, 40 ही क्वेश्चन करेंगे, 20 क्वेश्चन कल लाएंगे, है ना। तो बिल्कुल इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी यह क्या है, कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। ओएस का एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। यह क्या करता है, मेमोरी, प्रक्रिया और फाइल और इनपुट और आउटपुट डिवाइस का प्रबंधन और बुनियादी कार्य को संभालता है। यह एप्लीकेशन प्रोग्रामों के लिए भी क्या करता है, एक मंच प्रदान करता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का यह मुख्य कार्य हैं। डीबीएमएस का पूर्ण रूप क्या है, ये 4 ऑप्शन है, आप लोग आंसर जरूर करेंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ऑप्शन नंबर बी है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है डिजिटल बाइनरी मैनेजमेंट सिस्टम, ऑप्शन नंबर डी है डेटाबेस मैनुअल सिस्टम। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम। डीबीएस एक डीबीएमएस क्या है, एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं को डेटाबेस बनाने और प्रबंधित करने में एक्सेस करने की अनुमति भी देता है। यह क्या है, यह डेटा जो है ना रेडंडेंसी को कम करता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 33वां है आज का। एमएस एक्सेल का पूर्ण मुख्य उपयोग क्या है। ऑप्शन नंबर ए है ईमेल भेजने के लिए, ऑप्शन नंबर बी है स्प्रेडशीट बनाने, डेटा का विश्लेषण करने और गणना करने के लिए, ऑप्शन नंबर सी है वेब पेज डिजाइन करने के लिए, ऑप्शन नंबर डी है ऑपरेटिंग सिस्टम प्रबंधित करने के लिए। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी सीट बनाने, डेटा का विश्लेषण करने और गणना करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आप 34वां है। आप 4 ऑप्शन है कि डब्ल्यू डब्ल्यू का पूर्ण रूप क्या है, तो आप भी देखिएगा और बताइएगा कौन सा हो सकता है। तो जो जी बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी वर्ल्ड वाइड वेब। यह क्या करता है, इंटरनेट पर आपस में जुड़े हुए दस्तावेज और अन्य वेब संसाधनों की एक प्रणाली है। इसे वेब ब्राउज़र के माध्यम से क्या किया जाता है, एक्सेस किया जाता है। इसकी जो खोज की गई थी ये टीम बर्नर्स ली के द्वारा की गई थी। तो बर्नर्स ली याद रखना, डब्ल्यू डब्ल्यू का। क्वेश्चन नंबर आज का 35वां है। ईमेल भेजने के लिए आमतौर पर किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। ये हैं 4 ऑप्शन और आप लोग बताएंगे कौन सा सही है। ईमेल भेजने के लिए बताना है, हाँ। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। यह आउटसोर्सिंग या आउटगोइंग ईमेल को संभालने के लिए मानक प्रोटोकॉल है। क्योंकि क्या होता है कि पीओपी में क्या होती है, जैसे पीओपी होती है 3, इसमें आईएमईपी और इनकमिंग ईमेल को क्या करता है, प्राप्त करने का उपयोग किए जाते हैं। ये क्या करता है, प्रोटोकॉल नेटवर्क पर भी डेटा संचार का नियम भी तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर आज का है, ये डेटा सेट दिया गया आपको, इसमें बतानी है माध्यिका क्या होगी। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है कि डेटा सेट में माध्यिका बतानी है, सारी चीज़ अरेंज लगे हुए हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी 25। डेटा सेट का माध्यिका कितने हो गई, 25 हो जाएगी। ठीक है, तो बता देता हूँ मैं डेटा सेट क्या होता है। जब माध्यिका क्या होती है कि पहले तो ये अरेंज में लगानी होती है, लेकिन उसमें बीच का जो एक अंक होता है, जो बीच का होता है, जैसे इसमें 5 है ना, तो 2 दाईं तरफ से छोड़ो, 2 बाईं तरफ से, 2 लेफ्ट हैंड साइड से, 2 राइट हैंड साइड से, जो बीच का अंक बचता है उसी को माध्यिका बोलते हैं। लेकिन अगर यही सम संख्याएं होती तो जो 2 इधर से छोड़ने हैं, 2 उधर से, लेकिन जो 2 बीच के हैं उन दोनों को जोड़कर और डिवाइड बाई 2 करना है, तो वो तब हमारी माध्यिका हो जाती है ना। इस टाइप से निकालते हैं। प्रश्न बताने हैं, क्वेश्चन नंबर 37वां है आज का।
यानी प्रसरण जो होता है डिस्पर्जन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए डेटा के केंद्रीय बिंदु को मापना, ऑप्शन नंबर बी है डेटा के फैलाव या भिन्नता की मात्रा को मापना, ऑप्शन नंबर सी है डेटा को समसमित करना होने को मापना और ऑप्शन नंबर डी है डेटा के अधिकतम और न्यूनतम मानों को मापना। तो जी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, यानी डेटा के फैलाव और भिन्नता की मात्रा मापना। प्रसरण माप बताते हैं कि डेटा केंद्रीय मान से कितना फैला है। इसके क्या क्या हैं, जैसे रेंज है, मानक विचलन, चतुर्थक विचलन है, इसके उदाहरण है। ठीक है, यह केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का पूरक भी होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का है 38 है, प्रतिगमन विश्लेषण यानी रिग्रेशन एनालिसिस का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये चार ऑप्शन है, बताएंगे कौन सा सही है। तो बिल्कुल यह क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होता है। एक चर में परिवर्तन के आधार पर दूसरे चर के मान का अनुमान लगाना ही प्रतिगमन विश्लेषण होता है। यह एक सांख्यिकीय विधि है जिसका उपयोग एक आश्रित चर और एक अधिक स्वतंत्र चरों के बीच संबंध को मॉडल करने के लिए किया जाता है। यह कारण प्रभाव संबंध स्थापित करने में मदद करता है। व्यवसाय और अर्थशास्त्र में भविष्यवाणी के लिए भी व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आज का 39 है, यानी सहायक स्मृति यानी एक्सिलरी मेमोरी का एक उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए सीपीयू रजिस्टर, ऑप्शन नंबर बी कैश मेमोरी, ऑप्शन नंबर सी है हार्ड डिस्क ड्राइव, ऑप्शन नंबर डी है रैम। तो सहायक मेमोरी इसमें बतानी कौन सी है। ठीक है, ये रही चार ऑप्शन। सीपीयू का मैं तब तक बता देता हूँ। सीपीयू क्या है, एक सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है, सीपीयू की फुल फॉर्म होता है। और कंप्यूटर का मस्तिष्क भी सीपीयू को कहा जाता है। कैश मेमोरी एक तेज स्मृति है, यानी तेज मेमोरी है जिसको, ठीक है। कंप्यूटर की हार्ड डिस्क ड्राइव, जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर हो जाता है, यानी हार्ड डिस्क ड्राइव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है, साइक मेमोरी है। रैम जो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और इसका यह क्या करता है, हार्ड डिस्क क्या करता है, यह डेटा को स्थायी रूप से यानी परमानेंटली बड़ी मात्रा में एक साथ स्टोर किया जाता है हार्ड डिस्क में। ठीक है, लेकिन जो ये रैम है, रैम की तुलना में यह धीमी होती है लेकिन गैर अस्थिर होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आज का है, एम एस पावर पॉइंट में स्लाइड शो करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए F1, ऑप्शन नंबर बी F5, ऑप्शन नंबर सी F7, ऑप्शन नंबर डी F12। ये रही आपको 40 के ऑप्शन, आप देखिएगा और बताना। तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, F5 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या होता है कि F5 जो होता है ना, स्लाइड शो को शुरुआत से शुरू करती है। जब शिफ्ट प्लस F5 का हम उपयोग करते हैं तो जो अभी जैसे ये फाइल चल रही है, तो इस स्लाइड को शो शुरू करने के लिए किया जाता है। एमएस पावर पॉइंट में क्या होता है, हम प्रेजेंटेशन यानी पीपीटीज बनाते हैं, प्रस्तुतिकरण भी बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, मेरे को लगता है हम आज का सेशन यहीं पर रोकते हैं आज, क्योंकि अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम हो गया। तो मेरे को लगता है आज के हमारे ये 40 क्वेश्चन तक रहने देते हैं। इसमें मैं 20 क्वेश्चन भी, क्योंकि इसमें भी डिटेल बहुत है, जो ये है हमारे अभी आगे बहुत क्वेश्चन बचे हैं। तो ये 20 क्वेश्चन मैं सोच रहा हूँ कल के उसमें करते हैं। आज टाइम भी ज़्यादा हो गया। तो आप ज़रूर बताइए आपको चैनल क्वेश्चन कैसे लगे। अगर ज़रूर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप लोग कमेंट करना, लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों। आप लोगों का सब्सक्राइब हमारे भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट रहेगा। आपके लाइक भी बहुत अच्छे रहेंगे, तो करते रहेंगे तो उसमें क्या होगा, मोटिवेट रहेंगे। मैं रेगुलर बेसिस में क्लासेस लेके आऊँगा। ग्रुप सी वालों के लिए क्लासेस मैं अभी जल्दी ही प्लान कर रहा हूँ कि 17 तारीख से ग्रुप सी के सारे मैं टॉपिक वाइज क्लास शुरू करूँगा। एक टाइम पे हिंदी करूँगा सुबह के टाइम पे, और शाम के टाइम पे मैं जीएस पढ़ाऊँगा इसमें। ठीक है, जीएस के मतलब एमसीक्यू सीरीज शुरू हो जाएंगे। तो ग्रुप सी का कोई भी बच्चा अभी इसमें निराश मत होना, क्योंकि मैं इसमें कम, एक तो मैं सुबह सुबह अभी 6 बजे एक इसमें भी देख रहा हूँ कि डेली 6 बजे एक
मतलब उत्तराखंड से रिलेटेड करंट अफ़ेयर के साथ ट्रेडिशनल जो जीके है ना, उसको भी जोड़ के पढ़ाना शुरू करूँगा। तो आप लोग ज़रूर बताना आपको क्लास कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना दोस्तों मत भूलना। अपने परिवार में जो भी भाई-बंधु हैं, उन सभी सब्सक्राइब ज़रूर करा देना। चैनल को थोड़ा प्रमोट करो, अपनी तरफ से भी आप लोग सहयोग ज़रूर करो। बाकी आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।